हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम पथ पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये यूपी जीके का सीरीज चल रहा है जिसमें चैप्टर 2 आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो पूरी तरह से कंप्लीट है। जाकर वीडियो पड़ी है इसी चैनल पर, जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन उस चैप्टर का हम कंप्लीट करवा चुके हैं। जो अभी का पैटर्न यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस या फिर यूपी एसआई में होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कराए हैं। उसी तरह आज दूसरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि भूगर्भिक संरचना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी टू द पॉइंट हम क्लियर करने वाले हैं कि कैसा ये क्वेश्चन आ रहा है, उसी के हिसाब से ये बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये चैप्टर होने वाला है और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कोई भी एग्जाम हो यूपी का। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और देख लेते हैं आज के चैप्टर के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल पर ही हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, जाकर वहां से एक एक क्वेश्चन आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन यूपी जीके से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस का पार्ट आता है, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो वो भी आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। कोई लिंक होता है, कोई फॉर्म होता है, तो हम टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करते हैं, जाकर वहां से आप लिंक पर जाकर आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इस चैनल पर हम अगर कोई आता है वैकेंसी, कोई जानकारी, तो उसका भी अपडेट देते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और देख लेते हैं चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो देख लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दे कौन सा हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का ये उत्तर प्रदेश हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य की भूगर्भिक संरचना 4 प्रकार के सेल समूहों द्वारा विभाजित हुआ है। तो ये 4 प्रकार के सेल समूहों द्वारा विभाजित हुआ है, जिसमें सबसे पहला देख लेते हैं क्वार्टनी सेल समूह के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं राज्य में भाबर एवं तराई क्षेत्र का निर्माण क्वार्टनी सेल समूह से हुआ है। उसके बाद इसमें मुख्यतः बलुआ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर पूछ देगा कि क्वार्टनी सेट समूह में कौन कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं, तो बलुआ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। और पूछ देगा कि इसमें से कौन सा इसका क्षेत्र होने वाला है, तो भाबर और तराई क्षेत्र में ये पाया जाता है। उसके बाद गंगा यमुना मैदान के निर्माण की प्रक्रिया प्लीस्टोसीन काल से प्रारंभ हुआ है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कब से ये गंगा यमुना मैदान का निर्माण हुआ है, तो प्लीस्टोसीन काल से ये प्रारंभ हुआ है। उसके बाद इसमें अगला है टर्सरी सेल समूह। टर्सरी सेल समूह के बारे में देख लेते हैं। तो राज्य के उत्तरी भाग में अवस्थित हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण टर्सरी काल में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है, इस शैल से शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है, और इसका जो निर्माण हुआ है रेत, कंकड़ और पत्थर से हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर पूछ देगा कि हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण कैसे हुआ है, तो टर्सरी सेल समूह काल में हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है बुंदेलखंडनीस के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो निर्माण पूछ देगा, तो निर्माण इसका आदिकल्प के प्राचीन शैलों में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें लाल ओर्थोक्लेज, फेलस्पार और लाल क्वार्टज आदि खनिजों से ये मिश्रित पाए जाते हैं। उसके बाद इन्हीं कठोर लाल रंग से बलुआ पत्थरों का प्रयोग आगरा का जो किला है और निकटतम मुगल कालीन भवन, इसी से बनाया गया है, लाल रंग का बलुआ पत्थर से। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं विंध्यन सेल समूह के बारे में। तो ये दक्षिण में स्थित पठारी भाग विंध्यन सेल समूह द्वारा निर्मित है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट और खनिज पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डोलोमाइट खनिज वाला क्वेश्चन है, ये यूपी ट्रिपल एससी में जो एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद में रखिएगा।
और अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपका ये भूगर्भिक संरचना वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह इससे पहले चैप्टर 1 हम अपलोड किए हैं, वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये दूसरा चैप्टर है। ऐसे ही 22 इसमें टॉपिक है, तो 22 दिन में हम ये सारा कंप्लीट कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स 22 दिन लगातार बने रहिए। उसके बाद इसका मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं, जिसमें हर एक वीडियो में लगभग 200 प्लस ही क्वेश्चन हम अपलोड करने वाले हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का 29 जून का जो पेपर होने वाला है, उससे पहले हम सारा कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि इसमें 18 से 19 नंबर आपको कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें। तो इसमें देख लेते हैं भौतिक विभाजन के बारे में। तो इसमें भाबर तराई क्षेत्र है, गंगा यमुना की मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण का पठारी भाग है। इसमें 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें आप मैप में भी देख सकते हैं कि इसमें कौन-कौन सा ये बाँटा गया है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं भाबर और तराई क्षेत्र के बारे में, जिसको 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है भाबर क्षेत्र और दूसरा है तराई क्षेत्र। सबसे पहले भाबर क्षेत्र देख लेते हैं, जिसका विस्तार आप देख सकते हैं कि सहारनपुर से लेकर और कुशीनगर तक है। उसके बाद इसका जो निर्माण हुआ है वो कंकरीली पत्थर मिट्टी द्वारा हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पूछ देगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो कंकरीली पत्थर मिट्टी द्वारा ये निर्माण हुआ है। उसके बाद यहाँ की जो नदियाँ हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ जो नदियाँ हैं उसका जो स्रोत का जल है वो भूमिगत होकर अदृश्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर पूछ देगा कि किस क्षेत्र में भूमिगत नदियाँ अदृश्य हो जाती है, तो ये भाबर क्षेत्र में। उसके बाद इस क्षेत्र की नदियाँ जो है जलोढ़ पंख व जलोढ़ शंकु जैसी आकृतियाँ बनाती है। उसके बाद अगला जो देख लेते हैं तराई क्षेत्र के बारे में। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में इसका विस्तार हुआ है और इस क्षेत्र में जो नदियाँ हैं पुनः प्रकट हो जाती है। और नेक्स्ट है इसमें, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण दलदली मृदा पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र की मृदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो फ्रेंड्स अगर पूछ देगा कि दलदली मृदा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये तराई क्षेत्र में पाया जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक ये होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है, तराई क्षेत्र में धान व गन्ना की खेती सर्वाधिक होती है, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा बारिश होता है, इसीलिए यहाँ पर धान और गन्ना की खेती बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं जो दूसरा है, गंगा यमुना की मैदानी क्षेत्र के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक अत्यंत उपजाऊ मैदान है। तो फ्रेंड्स गंगा यमुना की जो मैदानी क्षेत्र है ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, यहाँ मुख्यतः रबी और खरीफ की फसलें उगाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें रबी और खरीफ दोनों फसलें उगाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र को 2 भागों में बाँटा गया है। तो इसमें सबसे पहला इसमें बाँटा गया है बांगर क्षेत्र और दूसरा है खादर क्षेत्र। तो फ्रेंड्स एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बांगर क्षेत्र के बारे में। यह उच्च क्षेत्र बिलॉन्ग करती है, जैसे वहाँ जो होता है वो बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। उसी को ये उच्च क्षेत्र कहते हैं या फिर ऊँचा क्षेत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। फ्रेंड्स ये पहले ही बता चुके हैं कि जो ऊँचा क्षेत्र होता है वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, इसलिए यहाँ पुरानी काफ का जमाव रहता है। खादर की अपेक्षा ये कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें अधिक बाढ़ का पानी नहीं जाता है, तो इसीलिए उपजाऊ कम होती है और जहाँ बार-बार बाढ़ आती है, वहाँ का जो मिट्टी होता है वो उपजाऊ हो जाती है। उसी तरह खादर क्षेत्र देख लेते हैं। यहाँ नदी के पारा वाला ये क्षेत्र होता है जहाँ पर हर एक वर्ष लगभग बाढ़ आ जाती है। इसका निर्माण नई जलोढ़ मृदा से होती है। इसे कछारी क्षेत्र भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर पूछ देगा कि कछारी क्षेत्र कौन-सा क्षेत्र है, तो ये खादर जो क्षेत्र है वो कछारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नदियाँ बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, जैसे यमुना और चंबल। तो बीहड़ नदियाँ किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ये खादर क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक उपजाऊ ये क्षेत्र होता है, खादर क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं पहला पॉइंट जो है, बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है इसको। दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उसको बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर एग्जाम में आ जाएगी
कि बुंदेलखंड का पठार किसे कहते हैं, तो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र होता है उसको कहते हैं। और इसका जो निर्माण होता है वो नीस यानी बुंदेलखंड नीस चट्टानों से होता है और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 300 है। और यहाँ पर सोनाकर व कैमूर की पहाड़ियाँ है। तो फ्रेंड्स अगर इसमें पूछ लेगा कि सोनाकर व कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो वो दक्षिण का पठारी क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है, इस क्षेत्र की प्रमुख जो नदियाँ हैं चंबल, सिंध और बेतवा और केन है। उसके बाद प्रमुख फसल इसका देख लेते हैं, ज्वार, चना और गेहूँ यहाँ पर उगाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो भूगर्भिक संरचना से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है और ये छोटा चैप्टर है। आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हर एक रोज़ करेंट के भी क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं। और साथ में कोई इम्पोर्टेंट नोटिस है तो उसी पर अपलोड किया जाता है। अगर चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट हो सकें।